हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। ये वही सारा सवाल होगा जो कि 2012 में जैक बोर्ड द्वारा आर्ट्स वाले स्टूडेंट से पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो समान रूप से उपयोगी है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त झारखंड बोर्ड का इकोनॉमिक्स का सिलेबस और इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन पैटर्न सभी के लिए सेम टू सेम हो गया है। तो इसलिए आप कंप्लीट वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। यहाँ पर हम लेते हैं सभी सवालों को। टोटल हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे, 5 होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के साइड में और 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स के साइड में। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और लगातार अभी जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न होने वाला है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। हम लोग देख चुके थे इसके पहले वाली वीडियो में भी, 2011 में हमने बात किया था, है ना। उसमें दिखाया था आपको कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा है? तो ऐसा डेफिनेशन दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने ही कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। इनका एक किताब आया था 1890 में, इसका भी हमने जो है पिछली वीडियो में जिक्र कर दिया था। उस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत, है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये था जो है वो अल्फ्रेड मार्शल का किताब, और यही किताब छपा था कब? 1890 ईस्वी में। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर देखो, जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा ये क्या है? कह रहा है कि उस वक्र का नाम बताइए, यानी कि वक्र यानी कि कर्व के बारे में पूछ रहा है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि नेम द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि वो कौन सा जो है वक्र है जो आर्थिक समस्या को दिखलाता है। तो उसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को PPF भी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, यानी कि उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। और इस वक्र का नाम है एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं, यानी कि हस्तांतरण वक्र। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व किसका नाम है? उत्पादन संभावना वक्र का ये दूसरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी वक्र से हम लोग दिखाते हैं किसको? आर्थिक समस्या को, क्योंकि यहाँ पर सीमित संसाधन से जो है ना दो वस्तुओं के उत्पादन की हम लोग बात करते हैं पीपीसी के अंदर में। तो एक का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरे का उत्पादन घटेगा, इसी पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड नहीं बल्कि ये थर्ड क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल होता है। मतलब कि सेंट्रल प्रॉब्लम अगर आ गया मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में तो उसका जो है वो सॉल्यूशन किसके थ्रू होगा, किसके माध्यम से होगा? तो इस जानते ही हम लोग कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट ओनरशिप भी होता है रिसोर्सेज पर। प्राइवेट ओनरशिप प्लस में क्या? पब्लिक ओनरशिप, दोनों होते हैं। प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप दोनों होता है। अब ये दोनों कहाँ पर होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो दोनों का मोटिव भी अलग अलग होता है। प्राइवेट सेक्टर हमेशा चाहता है अपना क्या? मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए वर्क करता है। जबकि पब्लिक जो सेक्टर होती है ये चाहती है सोशल वेलफेयर। क्या चाहती है? सोशल वेलफेयर चाहती है। तो आपको देखिए दो मोटिव यहाँ पर वर्क हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब भी देश के अंदर में समस्या आएगी तो ये दोनों लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे। दोनों को काम करने का तरीका अलग होगा। ये जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, वहीं पर पब्लिक सेक्टर जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी। समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसका मतलब मूल्य तंत्र भी काम करेगा जो कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाता है मेनली, और आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी गवर्नमेंट। सेंट्रल प्लानिंग जिसको कहते हैं कि सरकार जो है वो सोचेगी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें कैसे व्यवस्थित करनी है, नहीं करनी है ना। तो इसके लिए सरकार जो है वो आर्थिक नियोजन करेगी, और जो मूल्य तंत्र की नीति है ये भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर में चलेगा प्राइवेट सेक्टर के जरिए। तो यहाँ पर दोनों ही जो है वो तरीके से उस देश के अंदर में केंद्रीय समस्या का हल हो जाता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहां पर अगर कोई भी केंद्रीय समस्या आया तो ये दोनों तकनीकों को अपनाया जाता है उस समस्या के समाधान के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और भारत, ध्यान रखिएगा, भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की लिस्ट में आता है जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर जो है वो को एग्जिस्ट होते हैं, दोनों का सह अस्तित्व होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन संख्या जो है चौथा क्या कह रहा है?
चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि मांग की कीमत लोच, मांग की जो कीमत लोच है उसका क्या मतलब है, यानी कि मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेगा या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है, इसका मतलब कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, मांग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होगा, तो बोला ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब कि पहले चेंजिंग किस में आएगा, प्राइस में, फिर चेंजिंग किस में आएगा, डिमांड में। तो डिमांड में बाद में चेंजिंग आ रहा है ना, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर ऐसे इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पर बोलेंगे Q%, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कब होगा, जब मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होगा। मतलब कि पहले परिवर्तन होगा कौन, मूल्य, और उसके बाद परिवर्तन आएगा मांग में। इसीलिए मांग क्या है यहाँ पर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मांग क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस ढंग से हम लोग जो है वो प्रतिशत विधि का सूत्र लिखते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कह रहे हैं कि मांग की आय लोच, अब देखो मांग की आय लोच आ गया, यानी कि आय की वजह से मांग में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मांग की आय लोच का सूत्र कौन सा होगा, तो इस वक्त हमारा जो है पहला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर जो मांग की मात्रा में परिवर्तन आएगा ना, उसको लिखा गया है डेल्टा Q। मांग की मात्रा में परिवर्तन आएगा किसकी वजह से, आय में परिवर्तन होने की वजह से। तो यहाँ पर अगर पहले हमें जो है वो इनकम पता है, तो बाद में कितना परिवर्तन आया उसकी बात कर सकते हैं। तो पहले जब इनकम होगा तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे होंगे, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ईडी, लेकिन हम EY लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, यानी कि मांग की आय लोच ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा पहला वाला जवाब बिल्कुल सही है। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, स्पेस यहीं पर बच रहा है तो हम नीचे ही लिख देते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, डेल्टा Q लिख दिए और नीचे में क्या हो जाएगा, डेल्टा P, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन होने से ही मांग में परिवर्तन होगा। यहाँ पर प्रतिशत में बात कर रहे थे, यहाँ पर चेंजेस में सिर्फ बात कर रहे हैं। इनटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहले का प्राइस और उस समय खरीदी गई मात्रा। तो इस ढंग से भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिख सकते हैं, इस प्रकार से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिख सकते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग जाते हैं मैक्रो के साइड में, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो पहला क्वेश्चन पूछ दिया था ना, ये माइक्रो का ही था, दरअसल मैक्रो का नहीं था ये क्वेश्चन, माइक्रो का ही आ गया था गलती से ही उस टाइम। तो यहाँ पर देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम सवाल सारा लेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन माइक्रो का होगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि मांग में संकुचन तब उत्पन्न होती है जब, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है डिमांड घट जाता है। कब घट जाता है, तो जब प्राइस बढ़ जाता है। सीधी सी बात, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, मतलब कि प्राइस इंक्रीज होगा और डिमांड उस समय डिक्रीज हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं मांग का संकुचन। एक होता है मांग का विस्तार, ठीक है, ये हम बताएंगे किसी अन्य जो है वीडियो में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। यहाँ पर हम आपको संकुचन के बारे में बता देते हैं कैसे डायग्राम बनेगा। सो मांग की जो मात्रा है ना वो हम लोग एक्स एक्सिस पर लिखते हैं और वस्तु के मूल्य को हम वाई एक्सिस पर लिखते हैं, इसलिए वाई अक्ष को हम लोग कहते हैं मूल्य अक्ष और एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं मात्रा अक्ष। समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर मूल्य देखा और उस वक्त डिमांड कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रहा है, तो अब हम कहते हैं इसको पहले का प्राइस है और ये क्या है, पहले की मात्रा है, तो क्यू हम नाम दे देते हैं, ठीक है, Q1 इस प्रकार से नाम दे दिए, P1 यहाँ पर ओरिजिन मान लीजिए। तो अब क्या हो रहा है, कीमत बढ़ती है, तो कीमत अगर यहाँ है तो कीमत को बढ़ा दीजिए। कीमत के बढ़ने पर यहाँ पर क्या हम नाम दे देते हैं, थोड़ा सा रुकना, कीमत जैसे ही यहाँ पर बढ़ा तो हम नाम दे देते हैं P2। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा, डिमांड तो पहले ये वाला था, डिमांड इधर ओरिजिन की साइड में यानी कि इधर आ जाएगा, पक्का है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस बढ़ा तो हम इंडिकेट कर देते हैं प्राइस बढ़ा, यहाँ पर डिमांड घटा तो इधर आप इंडिकेट कर सकते हैं, और ये दोनों पॉइंट आप मिला दीजिएगा तो आपका डिमांड कर्व इस प्रकार से बन जाएगा। यही जो मांग बना है ना, मांग वक्र DD, यही है आपका दरअसल मांग का संकुचन दिखा रहा है। मांग के विस्तार में जस्ट उल्टा कंडीशन हो जाएगा कि प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, उसको कहेंगे मांग का विस्तार। लेकिन यहाँ पर मूल्य बढ़ा है और उसकी वजह से मांग घट गया तो इसको कहते हैं मांग का संकुचन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि मूल्य बढ़ने से ही मांग में कमी आता है, इसे हम कहते हैं मांग का संकुचन। यहाँ पर उपभोक्ता की आमदनी स्थिर रहती है, समय और मौसम स्थिर रहता है, और अन्य भी जितनी चीज़ें हैं मांग को प्रभावित करने वाले सारे स्थिर रहते हैं, केवल मूल्य ही बढ़ता है और मांग उसकी वजह से घट जाता है, तब हम कहते हैं मांग का संकुचन।
क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या है सेकेंड, ठीक है। क्या कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं। तो हम जानते हैं कि देश के अंदर में जब रोजगार की बात हो, है ना, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, राष्ट्रीय आय की बात हो, मुद्रास्फीति की बात हो, व्यापार चक्र की बात हो, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में बात किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का जो है अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, यानी कि द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है, ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का होगा। बाकी वस्तु की पूर्ति का नियम जो है वो हम लोग पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के तीसरे चैप्टर में। स्कूटर की मांग की लोच क्या होगी, सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, मांग का जो है वो भाग है। बाजार में गेहूं की कीमत क्या होगी, ये फोर्थ चैप्टर में पढ़ते हैं, मार्केट वाले चैप्टर में। तो ये तो चौथा चैप्टर हो गया, ये दूसरा चैप्टर हो गया, ये तीसरा चैप्टर हो गया किसका, ये तीनों यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। कहाँ पर पढ़ा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी, उसका नियम जान लेते हैं। वहाँ पर वस्तु की मांग की लोच जान सकते हैं। इसी प्रकार से गेहूं का कीमत कितना तय होगा, ये मार्केट वाले चैप्टर में जान लेते हैं। तो इस ढंग से ये सब तीनों जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। लेकिन आय, रोजगार या फिर पूरे देश में जो है मुद्रास्फीति की बात कर लो, व्यापार चक्र की बात कर लो, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मूल्य का हमने बात किया माइक्रो, लेकिन अगला क्वेश्चन आ गया कि सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन कहाँ किया जाता है। तो जनरल प्राइस लेवल का स्टडी हम लोग करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, जहाँ पर हम किसी एक वस्तु का मूल्य बात नहीं करते हैं, सभी वस्तुओं के मूल्य की बात करते हैं, यानी कि जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के साइड में। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामूहिक मांग का घटक है। सामूहिक मांग का मतलब एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरे देश का डिमांड। तो इसका मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्रीगेट डिमांड जो बनता है ना, एग्रीगेट डिमांड ये बनता कैसे है, दरअसल इसको फॉर्मूले में लिख देते हैं पहले। देखो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। ये 2 सेक्टर का हो गया। 2 सेक्टर मॉडल में C+I होता है, यानी कि घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया खर्च कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग खर्चा कहलाता है। एक होता है निवेश खर्च जो कि फर्म के द्वारा किया जाता है। ये 2 कंपोनेंट हो गया एग्रीगेट डिमांड का। प्लस में गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करती है, खर्चे करती है देश में, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। प्लस में क्या, हम दूसरे देशों से ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा X - M। माइनस में इंपोर्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश का सामान लेते हैं, तो हमारे देश का पैसा बाहर चला जाता है, यानी कि आउटफ्लो हो जाता है। तो अपने देश का पैसा बाहर चला गया, इसलिए नेगेटिव में लिखा हुआ है। और अपने देश में बाहर से पैसा आता जब है एक्सपोर्ट करने से, हम जब अपना देश का सामान बेचेंगे तो दूसरा देश तो हमें पैसा देगा ही देगा, तो उस समय एक्सपोर्ट हमारे जो है पॉजिटिव लिखा गया है। क्लियर है। और इंपोर्ट को कैसे नेगेटिव लिखा गया है। तो यही जो है 4 कंपोनेंट्स होते हैं। C मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करे या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे। इसमें भी 2 तरह का खर्च छुपा होता है गवर्नमेंट का, एक करती है कंजम्पशन के लिए और एक करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब कि एक जो है ऐसा खर्चा सरकार ने कर दिया जहाँ से पैसे दोबारा से सरकार को नहीं मिलेंगे, और एक खर्चा सरकार ऐसा करती है जहाँ पर खर्चे तो किया लेकिन दोबारा से सरकार को पैसे मिलने की चांसेस भी रहते हैं। तो ये 2 तरह के सरकार खर्चे करती है, तब जाकर बना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर क्या है ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। लेकिन ध्यान रखना X - M को कहते हैं हम लोग नेट एक्सपोर्ट, यानी कि शुद्ध निर्यात। ये क्या है, X - M का मतलब है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात, X - M, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब अपने देश के सामान को दूसरे देश में बेचते हैं तो एक्सपोर्ट, और दूसरे देश का सामान अपने देश में खरीदते हैं तो हो गया इंपोर्ट। तो यहाँ पर देखो सामूहिक मांग का प्रमुख घटक कौन कौन सा है, व्यक्तिगत उपभोग यानी कि इंडिविजुअल कंजम्पशन, ये तो है ही C, प्राइवेट कंजम्पशन जिसको बोल रहे थे। यहाँ पर देखो सार्वजनिक उपभोग यानी कि सरकार जो खर्चे करती है, ये वाला की बात कर रहा है, ये भी सही है। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, यानी कि I भी है, यानी कि इनमें से सभी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फर्म का संतुलन का प्रथम शर्त क्या है। देखो कोई भी फर्म का काम होता है वस्तु को बेचना और उससे बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो कोई भी फर्म लाभ कमाने के चक्कर में ही क्या देखेगा, अपने कंडीशंस को देखेगा। उसके लिए 2 शर्तें होती है। पहली शर्त पूछ रहा है तो पहला शर्त होता है MR = MC। अब ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, पहले ही ऑप्शन में है सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, MR = MC, ये पहला कंडीशन होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं
दूसरा कंडीशन होता है MC कट करेगा, तो MC लिखेंगे कट्स, किसको, MC कट्स MR, कहाँ से, फ्रॉम बिलो, कहाँ से काटता है, नीचे से काटता है, इस प्रकार से। अब देखेंगे पिक्चर में ऐसे, तो हम आपको दिखा देते हैं। आउटपुट लिखा जाता है एक्स एक्सिस पर, यानी कि इधर आउटपुट रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर में, और वाई एक्सिस पर में लिखा रहेगा रेवेन्यू, कोस्ट वगैरह सब कुछ। तो जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में जो MR वक्र होता है ना, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि किस वक्र का आकार एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो यहाँ पर MR वक्र होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में MR और AR बराबर भी होते हैं, तो ये दोनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया यानी कि, और ये प्राइस के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम प्राइस भी लिख देते हैं, यानी कि प्राइस MR AR सब आपस में क्या है, इक्वल है। कहाँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो यहाँ पर MC जो वक्र होता है वो U शेप का होता है, U आकार का, इस प्रकार से चला गया, ये क्या है, MC वक्र है, ठीक ना। तो देखना यहाँ पर भी कट किया है, ये वाला MR वाला लाइन है, ठीक है, और MC ने देखो यहाँ पर कट किया। तो इस सिचुएशन में भी आप कह सकते हैं कि कंडीशन पहला फुलफिल हो रहा है, यानी कि MR इक्वल टू MC हो रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने बताया MR इक्वल टू MC, ठीक है ना, इस कंडीशन पे। लेकिन यहाँ भी तो कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये पहले शर्त पूरी हो रही है। लेकिन दूसरी शर्त कह रहा है कि AMC जो है ना काटता है MR को, कहाँ से, फ्रॉम बिलो, नीचे से काटता है। तो देखो यहाँ पर MC ने ऊपर से काटा है, किसको, MR वाले लाइन को, इस वाले लाइन को ऊपर से काटा है, तो ये वाला तो नहीं होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर देखो नीचे से काटा है, तो यही होगा दरअसल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसलिए हम लोग इसको E लिख सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर फर्म यहाँ पर रुक जाता इतना जो है उत्पादन करके, तो इससे उसको फायदा नहीं होता, क्योंकि वो मात्र OQ मात्रा उत्पादन करता, OQ, और इसमें कमाई जो है कितना करता, P के बराबर, यानी कि टोटल रेवेन्यू इतना जनरेट कर पाता। क्योंकि टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है, हमने बार बार बताया आपको, टोटल रेवेन्यू मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना हो जाता है, मान लीजिए OP, और यहाँ पर भी नाम दे देते हैं B कुछ, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाता है, प्राइस मतलब कितना, OP, और OP कितने के बराबर है, BQ के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम OP, और Q का मतलब कितना है, OQ, इसको गुना कर दीजिए OQ, तो क्या बन जाता है हमारे पास, OPBQ, क्या बन जाता है, OPBQ, इस ढंग से बन जाएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर जो है वो यहाँ से बढ़ा करके, ये Q1 से बढ़ाकर, मान लो ये Q से बढ़ा करके ये कर देता Q1, तब टोटल रेवेन्यू कितना होता पता है, टोटल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कमाता, देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा कमाई हो जाती, इतनी ज़्यादा कमाई हो जाती, टोटल का टोटल कमाई ज़्यादा हो जाता। अब कहेंगे सर ज़्यादा बेचा इसीलिए तो ज़्यादा कमाई होगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सीमांत लागत यानी कि कम होते जा रहा है, लागत घटेगा तो अच्छा बात है ना, घटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो टोटल एरिया है, ये प्रॉफिट कब ले पाएगा, ये तो देखो प्रॉफिट का एरिया है, ये तो बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा है, क्योंकि लागत देखो नीचे है, यानी कि मान लो 20 रुपये बनाने का लागत है और कमा रहा है 50 रुपया, तो 30 रुपये ये तो है प्रॉफिट कमा लिया इस ढंग से। लेकिन इतना अगर उत्पादन नहीं करता और यहीं तक उत्पादन करते रहता तो ये प्रॉफिट तो ले नहीं पाता। तो ये जो रंगा हुआ भाग आपको दिखाया हमने बाद में, ठीक है, फिर से हटाते हैं इसको, थोड़ा सा रुकना। कौन वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाली एरिया, ठीक है, यानी कि ये जो टोटल इलाका बन रहा है इसका, ये प्रॉफिट का है, ये प्रॉफिट है दरअसल, ठीक है। और MC MR को कहाँ से नीचे से काटा, देखो इस जगह से, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा फर्म के लिए, यानी कि फर्म की दूसरी शर्त और पहली शर्त दोनों यहीं पर पूरा हो रहा है, और फर्म की केवल पहली शर्त यहाँ पर पूरा हो रहा है, और फर्म की पहली और दूसरी दोनों शर्तें इस जगह पर पूरा हो रहा है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आज की वीडियो कंटेंट में हम रखते हैं इतना ही, आपको समझाएंगे दोबारा से फिर कभी अगले वीडियो कंटेंट में हम मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। सो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। जय हिंद।